बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और दिन है बुध का। आज पूरा दिन बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अदालती महाज पर भी, सियासी महाज पर। उन डेवलपमेंट्स पर हारून रशीद साहब के साथ बात करेंगे। हारून रशीद साहब का जो यूट्यूब चैनल है हारून नातमाम ऑफिशियल, उसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे होंगे और उसके बाद आप मेरे चैनल पे भी देख रहे होंगे। और इसमें ज़रा क्योंकि आजकल हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है तो हारून साहब का जो चैनल है उसके ऊपर हम बाकायदगी के साथ हारून साहब से वो सवालात पूछते हैं, जो सवालात कुछ आप कमेंट्स में भी पूछ रहे होते हैं और पूरे दिन की जो डेवलपमेंट्स होती हैं पॉलिटिकल, जिन पे आप सुनना चाह रहे होते हैं। हारून साहब, मैं शुरू में एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि आज अदालती महाज पे इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, 5 डेवलपमेंट्स हैं, वो 5 की 5 डेवलपमेंट्स पहले मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब की पैरोल पे जो रिहाई है, उसमें एतराज़ात जो लगे पिटीशन के ऊपर, उस पर फैसला महफूज हुआ है। उस पर मैं डिटेल उसकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उस पर बात कर चुका हूँ, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा ये हुआ कि इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ जो गुफ्तगू कराई जाती है व्हाट्सएप के ऊपर, उस गुफ्तगू को रुकवाने के लिए जेल इंतज़ामिया ने अदालत से स्पेशल कोर्ट से रजू किया, लेकिन उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। यहाँ पे रुक के मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्यों जेल इंतज़ामिया ने रजू किया स्पेशल कोर्ट से, क्यों वो इमरान खान साहब की उनके बेटों से जो बातचीत है वो बंद करवाना चाहते थे। क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अहम नुकात पे हारून रशीद साहब ने कल अपनी राय दी थी। उस गुफ्तगू में सर हुआ ये कि सिर्फ ट्विटर के ऊपर जो 45 पोस्टें हैं, सिर्फ ट्विटर के ऊपर 45 पोस्टों के जो व्यूज़ हैं वो 2.5 करोड़ से क्रॉस कर गए हैं, सिर्फ ट्विटर के ऊपर। इसमें फेसबुक शामिल नहीं है, इसमें यूट्यूब शामिल नहीं है, इसमें इंस्टा शामिल नहीं है, इसमें टिकटॉक शामिल नहीं है, इसमें व्हाट्सएप शामिल नहीं है। सिर्फ ट्विटर की 45 पोस्टों के ऊपर 2.5 करोड़ क्रॉस कर गए हैं उसके व्यूज़। और दूसरा इसमें यह हुआ है कि मारियो जिन्होंने ये इंटरव्यू किया है, सिर्फ उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर 1.5 करोड़ से व्यूज़ जो है वो क्रॉस कर गए हैं। इसलिए जेल इंतजामिया ने अदालत से रजू किया और कहा कि इमरान खान साहब की जो बेटों से बातचीत होती है इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये जेल रूल्स में नहीं है और बाकी जो कैदी हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है, मुसावी सलूक नहीं है। 93 कैदी गैर मुल्की हैं, उनका भी हक बनता है कि उनके अपने बच्चों से इस तरह से बात हो तो पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद अलकादिर केस, इमरान खान साहब इस वक्त 2 केसेस में जो है वो कैद हैं। एक अलकादिर केस में उनको सजा हुई, दूसरा 9 मई में सजा तो नहीं हुई लेकिन उनकी गिरफ्तारी डाली गई। दोनों केसेस कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं, यानी 15 मई के लिए। जो अलकादिर केस है उसकी सजा मुअत्तली जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और साथ ही कल ही जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, इनकी अदालत में 9 मई में इमरान खान साहब की जमानतें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि इमरान खान साहब की ये हम पैटर्न देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, पता नहीं पीछे कौन बैठ के ये चीज़ें मैनेज करता है कि सेम डे दोनों केसेस लगाए जाते हैं ताकि सलमान सफदर साहब एक जगह पेश हों और एक जगह पे डेवलपमेंट ना हो। लेकिन सलमान सफदर साहब ने इसमें यह किया कि कल वो 9 मई के केसों में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे और जो यहाँ पे अलकादिर केस में क्योंकि नोटिस होने तो उसमें लतीफ़ खोसा साहब जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से पेश होंगे। 5वीं जो डेवलपमेंट हुई है अदालती महाज पर खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आई थी पंजाब हुकूमत। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया था, वो दरखास्त उनकी मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, इश्ताक इब्राहिम साहब और सलाउद्दीन पंवर साहब ने बहुत सख्त सवाल उठाए थे। अब ट्रायल कोर्ट से रजू किया है पंजाब हुकूमत की जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने कि हम इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते हैं, वॉइस मैचिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए इजाज़त दी जाए। तो उस पर मुझे बता रहे थे जो सलमान सफदर साहब के एसोसिएट हैं अहमद मिसर साहब कि अचानक उनको कॉल आई, वो गए, पता चला, फिर आज दलाइल हुए हैं और फैसला महफूज हो गया है। इमरान खान साहब को 2 साल बाद इनको पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो याद आ गया है। पहला सवाल हारून साहब, और बहुत से सवालात हैं, लेकिन ये जो इमरान खान साहब के बेटों ने इंटरव्यू दिया और उसका बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हो गया है और एक खौफ पड़ गया पंजाब हुकूमत को और जेल इंतजामिया ने जो है वो चैलेंज कर दिया कि पाबंदी लगाई जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस दरख्वास्त का मुस्तरद होना ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, बात ये है जनाब कि अगर ट्विटर पे 2.5 करोड़ आदमी ने उसको देखा तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बाकी जो सोशल मीडिया के हैं प्लेटफॉर्म, उन पे तो तकरीबन ये तो सबसे कम देखा जाता है ट्विटर। तो बिल्कुल, तो हो सकता है 8, 9, 10 करोड़ लोगों ने देखा। और मेरा ख्याल है कि जब से ये सोशल पे मीडिया का प्लेटफार्म ईजाद हुआ, किसी वाक़े को इतने लोगों ने नहीं देखा। एक बात जो हमारे लोग समझ ही नहीं रहे या समझना चाहते नहीं हैं, अखबार नवीस, हमारे चैनल्स, हमारे अखबार नवीस, हमारे कालम नवीस जो समझना नहीं चाहते वो कुछ तो समझते हैं।
वो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान का लीडर नहीं रहा। पाकिस्तान अब इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है। नंबर 2, सारी दुनिया में उसको कवरेज मिलती है जो कभी किसी को नहीं मिली। बिल्कुल। कायद आज़म के ज़माने में तो ये चैनल थे ही नहीं, और अलबत्ता अमेरिकी रेडियो ने उनका इंटरव्यू किया था जो बहुत तारीख़ी इंटरव्यू है। उसकी आवाज़ सुनी जाती है ताबखाक काशगर, वहाँ से मलेशिया से, इंडोनेशिया से, नेपाल से इतने मैसेजेस आते हैं, अपना बांग्लादेश से इतने मैसेजेस आते हैं, आलम अरब से ऐसे मैसेजेस आते हैं, वो हम भूल जाते हैं, वो इकट्ठे करके रखने चाहिए, किसी वक्त सुनाने चाहिए। तो वो इस वक्त तो वो अगर कोई शख्स वाहिद ऐसा आदमी है जो पूरी उम्मत में बेदारी की लहर उठा सकता है तो इमरान खान है। तो बात उसके बेटों की नहीं है, बात है इमरान खान की। सारा दिन टीवी पे इमरान खान बगैर नाम के ज़ेर बहस रहता है, इंडियन टीवी पे वो ज़ेर बहस रहता है, बांग्लादेश टीवी पे वो ज़ेर बहस रहता है। बांग्लादेश में जितने सर्वे हुए तो सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? आलम अरब में हुई है। इस पर कोई तज्जुब की बात नहीं है। बाकी जेल इंतज़ामिया ने पंजाब हुकूमत के कहने पे मोस्ट प्रोबेबली किया होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं मसाइलत का ऑप्शन ओपन कर दिया। होती है नहीं होती वो अलग बहस है, लेकिन ऑप्शन उन्होंने ओपन किया है इसलिए कि कोई चारा नहीं है। नवाज शरीफ को कौन सुनता है जी? नवाज शरीफ ट्वीट करे कोई नहीं देखता, नवाज शरीफ तकरीर करे कोई नहीं देखता, उनके वेबसाइट जो हैं उसको कोई नहीं देखता। शहबाज शरीफ बेचारे को तो बात करनी आती ही नहीं है, नवाज शरीफ तो थोड़ी बहुत बात कर लेता है। तो खल्क़ खुदा इनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। 8 फरवरी 2024 को उनको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर चुकी है। लीडर इमरान खान, इकबाल ने कहा था, करीब तर है नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना। तो वो पीटीआई वालों के में बड़ी बेसब्रे बहुत हैं, बेचैन बहुत हो जाते हैं। फतह उनके मुकद्दर में लिखी हुई है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि अवामी तहरीकें नाकाम हों। उसमें वक्त कितना लगता है वो अल्लाह बेहतर जानता, कोई नहीं कहता। पॉलिटिक्स में अनसीन फैक्टर्स आ जाते हैं। इमेंसली पॉपुलर है, बार बार हम बात दोहराते हुए अच्छा नहीं लगता। दुनिया भर में हर शहर में कोई उसकी तस्वीर बना रहा है, कोई जनाब पतंग पे उसकी तस्वीर बना रहा है, कोई जनाब उसका वो अपना उसको बोर्ड को चूम रहा है, को बच्चे जो हैं उसके लिए गुलकार उसके गीत गा रहे हैं। देखिए वो हत्ता के नजम सेठी को कहना पड़ा, कहा तो मैंने था कि भाई लीडर हारते हैं, हीरो नहीं हारते। उसको कहना पड़ा कि पाकिस्तान की तारीख में, नहीं कायद आज़म की बात है दूसरी है, हीरो तो एक ही पैदा हुआ है। नवाज वो भी भुट्टो भी लीडर थे, हीरो नहीं थे, और उनकी साहबजादी भी लीडर थी, हीरो नहीं थी। एक हीरो है, आप कब तक उसका रास्ता रोक सकते हैं? देखिए अफ्रीका में क्या वाक़या हो रहा है, हमारा प्रेस उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सर। इब्राहिम थरोरे जो है वो एलन मस्क गया है, 3-4 दिन पहले की बात है। पहले तो उसने कहा जी लोगों को ना बताएं, कैमरामैन को ना बुलाएं, किसी को खामोशी से, हो गया। वो पूरी तैयारी करके फाइलें लेके आया, फिर वो एक ऐसे शख्स को उसको सामने, वो हैरत ज़दा ही रह गया। ना उसके पास कोई नोट्स थे, ना कोई इंटरप्रेटर था, ना कोई स्टाफ था। वो आया, आके उसने कहा कि $1 बिलियन की मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि वो कह रहा है अफ्रीका को मुत्तहिद होना चाहिए, और लोग कहते हैं इब्राहिम थरोरे सारे अफ्रीका का लीडर है। उसने कहा $1 बिलियन की मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, इतना सा मुल्क है, छोटी सी आबादी, तो यहाँ टेस्ला कारें बनेंगी और यहाँ ये होगा वो होगा। तो उसने कहा हमारे लिए क्या है इसमें? उसने कहा जॉब्स मिलेंगी वो। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? उसने कहा मिनरल तक रसाई। उसने कहा आपके तलाक के लिए अर्ज है कि 30 साल से कम उम्र के अफ्रीकी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक कारें बना रहे हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया, ज़बरदस्त, और असला भी बना रहे हैं। और वो रूस गया, डोनाल्ड ट्रंप की उसने रिजेक्ट कर दी, और वो अफ्रीकी अवाम चिल्ला रहे हैं किसी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, ये हमारा हीरो है, घर मुफ्त हैं, तालीम मुफ्त है, हर चीज़ मुफ्त है, हर वो काम जो रुका हुआ था वो हो रहा है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, वो इंडस्ट्री लग रही है, क्या कुछ हो रहा है।
बात यह आप नहीं रास्ता रोक सकते, 35 साल की उम्र का आदमी है, लेकिन चूंकि उसने कौमी उमंगों को पहचान लिया। इमरान खान तवील मुद्दत के बाद ऐसा शख्स है जो कौमी कल्चर से हम आहंग है, कौमी मिजाज से हम आहंग है, दलेर आदमी है, तकलीफ सही है। 28 साल तक सियासत की खारजार में उसने रियाजत और मशक्क़त की है। बोल नवाज शरीफ साहब उसके सामने क्या हैं भाई, लूट मार करने वाले जरदारी साहब क्या हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या हैं। तो ये इनका कोई मुस्तकबिल और मुकद्दर नहीं है, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आरजी सारे हैं, ये सारे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ये मुझे तो इस पर कोई तज्जुब नहीं है। 2.5 करोड़ आदमी ने देखा, और हो सकता है ये 10 करोड़ का फिक्र पहुंच जाए, मेरे ख्याल पहुंच जाएगा, 2-3 दिन में आप देख लेंगे। बिल्कुल सर। वैसे सर अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, व्हाट्सएप को मिलाएं तो 10 करोड़ से तो क्रॉस अब तक वो कर चुका होगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ आलम इस्लाम नहीं, सारी दुनिया उसकी आवाज़ सुनना चाहती। बिल्कुल सर। हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। आज सर कल एक वाक़या हुआ है कोटलाकपा जेल के अंदर। हारून साहब, हुआ ये कि जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब के पास 9 मई के केसेस आए। जब उनके पास 9 मई के केसेस आए तो उन्होंने बजाय वो जजेस जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनकी अपने हलफ से वफा पूरा पाकिस्तान जानता है, यानी मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, शाहिद वहीद साहब हों, आयशा मलिक साहब हों, अकील अब्बासी साहब हों, उनके बेंचेस में वो केसेस नहीं लगाए। केसेस उन्होंने अपने पास लगाए और एक ही फैसला दे दिया कि 9 मई के केसेस का फैसला 120 दिन में किया जाए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कैसे आपने एक एक बंदे को 10-10 केसों में, 20-20 केसों में मुलविस किया, दहशतगर्दी का केस बनता था, नहीं बनता था, एक से ज़्यादा FIR हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, 2-2 साल से बेलें क्यों नहीं हुई, कोई सवाल उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि 120 दिन में फैसला करें। जब उन्होंने ये कहा तो बहुत से वकला ने ये बात की कि ये आपने क्या फजूल फैसला दिया है 120 दिन में, ये तो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होंगी, एक बंदे पे 20 शहरों में केस है तो वो कैसे 120 दिन में वो हर जगह जाके पेश हो सकता है। लेकिन याहिया साहब फिर कौन, उनको वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। अब हुआ ये कि उनके फैसले के बाद जो चीज़ें हो रही हैं, एक वाक़या सामने आया है जो कल हुआ है कोटलाकपा जेल के अंदर, जिस पे लेटर जो लिखा है शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा और अपने नाजरीन को। लेकिन जो हमें वहाँ से पता चला, एक तो ये है कि जो 2 गवाह हैं उन्होंने आके गवाही दी, और एक केस में जो उनकी गवाही है वो तमाम केसों में कॉपी पेस्ट कर दी गई है। ऐसा फौजदारी केस कभी भी नहीं हुआ। एक चीज़। दूसरा ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज मंजर अली गिल को कहा, और सर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मंजर अली गिल वो जज हैं कि जब मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने, उन्होंने 5-6 अदालतों में आज़ाद जज लगाए ATC के, जिनमें से एक सरगोदा के मोहम्मद अब्बास, ये याद है जी, जिन्होंने वो सारा हुआ। और लेकिन जैसे मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, काजी फायजी साहब उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए, और उस वक्त मुखालफत की थी मुनीब अख्तर साहब ने, मंसूर अली शाह वगैरह ने कि इसको मतलब आप लाएं। तो जब उनको ले आए, पीछे आलिया नीलम साहब बन गई। जब आलिया नीलम बनी, उन्होंने जिन जजेस को हटाया उनमें से यहाँ पे लाहौर के भी आज़ाद जजेस को हटा के और मंजर अली गिल को उन्होंने लगा दिया। अब मंजर अली गिल को शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आप ये एकतरफा ट्रायल चला रहे हैं, अगर आपने यही करना है तो आप ऐसे करें कि आप ट्रायल क्यों चला रहे हैं, आप सज़ा मौत सुना दें। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मेरे कान में तकलीफ़ है, मेरे दांत में तकलीफ़ है, मेरा स्कल उससे मुतासर हो रहा है, आप मुझे बेसिक मेरे इंसानी हकूक़ में मेरा ये हक़ है कि मुझे इलाज के लिए, चेकअप के लिए आप इजाज़त दें, आप इजाज़त नहीं दे रहे। फिर चालान नामुकम्मल पेश किया गया, मीडिया वहाँ जा नहीं रहा, जाने नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि जो जेल के अंदर ट्रायल जहाँ पे आप कर रहे हैं ये अदालत है, अदालत में तो हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ आप दे दें। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको कहा कि आप 7 बजे लोगों को बुलाते हैं, 4 बजे तक डिटेन रखते हैं कमरा अदालत के अंदर, ना आप उनको पानी देते हैं, ना आप उनको बाहर निकलने देते हैं। और लास्ट उन्होंने बात यह की कि लोग 1.5 साल कैद से निकल के रिहा हुए 9 मई के केसों में, अब वो बेचारों ने रोज़गार दोबारा शुरू किया। आप उनको दोबारा रोज़ बुला के 7 से 4 बजे तक यहाँ जलील करते हैं, वो बेरोज़गार हो जाएंगे, पहले उनके घर मुश्किलात का शिकार हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि लोग खुदकुशियाँ करें, बेरोज़गार हों, भूख से मार जाएं, फिर उससे बेहतर है कि आप सज़ा मौत सुना दें। तो ये हारून साहब जो फिर आज एक लेटर भी लिखा है एजाज चौधरी साहब ने, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, या महमूद रशीद साहब, उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि अदालतों पे पहले ही एतमाद कोई नहीं था, लेकिन कल तो जो हुआ है वो अदालतों की तबाही की के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। उन्होंने उन जो कुछ उस कमरे अदालत के अंदर हो रहा है जेल के अंदर, उसकी उन्होंने सारी तफसीलात बताई हैं। तो क्या कहते हैं आप इस पे सर? नहीं, देखिए ये आखिरी ताबूत, आखिरी कील क्या है, जिस दिन एक जैली असम्बली ने
जिसमें 5,000 वोट लेने वाले के 50,000 वोट बना दिए जी गए, सर, या 7,000 वोट लेने वाले के 70,000 बना दिए गए, 10,000 लेने वाले 1,00,000 बना दिए गए। जिस दिन उस जाली असम्बली ने इक़्तिदार संभाल लिया और उसने एक तरमीम कर दी, 26वीं तरमीम, अदालत का उस दिन खात्मा हो गया था। जी सर, अब उसने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने, कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैत एक चपरासी से भी कम है। बिल्कुल, ये वाक़या अगर कभी रूनमा हुआ होता इससे पहले तो और ये तो वो बहुत शाइस्ता आदमी है, वो ये तो ज़ुबान इस्तेमाल करने का आदी नहीं है, बिल्कुल, शाहिद खाकान अब्बासी, तो उसको बुलाया जाता कि आपने चपरासी से भी कम कहा और उसको कम से कम अलामती सज़ा दी जाती, अव्वल तो वो जेल भेजा जाता। जी सर, ना अदालत का कोई वजूद है, ना आइन का कोई वजूद है। आइन का कोई वजूद होता, पख्तूनख्वा असम्बली टूटी थी, उसके इलेक्शन होते, पंजाब असम्बली टूटी थी, उसके कोई इलेक्शन होते। अगर आइन का कोई वजूद होता तो रिज़ल्ट क्या इस तरह तब्दील होते कि 5वें नंबर पे आने वाला 6ठे नंबर पर, वो एमके वाले खूब मानते हैं हम नहीं जीते। बिल्कुल, उसको असम्बली की सीट पेश की गई अपना नईमुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान को, उसने इनकार कर दिया। बिल्कुल सर, वहाँ आपको पता है बलूचिस्तान में कई लोगों ने इनकार कर दिया। तो ये एक जैली असम्बली है, आइन का कोई वजूद है ना अदालतों का, इनफैक्ट पुलिस और सिविल सर्विस का भी कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल सर, पुलिस को जो कहा जाएगा वो करेगी, अदालतों से जो कहा जाएगा वो करेंगी। तो ये तो एक देखिए जो तब्दीली आएगी वो ये इस दौरे जाहिलियत का ख़ात्मा एक ही दिन होगा। वो दिन ऐसा होगा जब शफाफ इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। उसके लिए जद्दोजहद जारी है, उस पर जायज़ा लेना चाहिए कि खतूत पे वो जद्दोजहद होनी चाहिए। जो उम्मीदें वाबस्ता की थी, जो बहुत ही बचगाना एक बात थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आएगा और वो करेगा और वो एक टेलीफोन करेगा और वो रिहा हो जाएगा। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाया, उसकी तो किताब का नाम ही आर्ट ऑफ डील है। जी सर, उसने जो फ़वायद हासिल कर सकता था, इनसे जो बातें मनवा सकता था मनवा लो ही, और मालूम ही नहीं है क्या बातें मनवाई हैं। और वो आपको पता मिडल ईस्ट गया, 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट और 140 बिलियन डॉलर का गालबन या 124 बिलियन डॉलर का असला जो वो संभाल ही नहीं सकते। तो ये पाकिस्तान अवामी जद्दोजहद से होगा। और देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अवामी तहरीकें नहीं मर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो चीफ जस्टिस की जब बहाली का मसला था तो बीच में बड़े वक्फे आए, लोग मायूस हो गए। हम उस वक्त भी कहते थे, ओ भाई अवामी तहरीकें नहीं ख़त्म हुआ करती, 83% हमायत थी। इमरान खान की भी इसी तरह बेपनाह हमायत है। तो फाइनली इनको नमूना इबरत बनना है, नवाज़ शरीफ को भी, शहबाज शरीफ ख़ानदान को पूरे को, जरदारी ख़ानदान को भी। इतनी ज़्यादतियाँ ये कर चुके हैं। मुझे बताइए कभी दुनिया में ये हुआ है कि जिस आदमी के कहने पे वज़ीर आज़म का तकर्रुर हुआ, वज़ीर आला का तकर्रुर हुआ, जंग हो रही और वो 7 दिन खामोश रहे, सही बात है सर, और 7 दिन के बाद वो एक लफ्ज़ मोदी के ख़िलाफ़ न कहे, एक लफ्ज़ भारत के ख़िलाफ़ न कहे, सिर्फ इतना कहे कि ये हमारे लोगों ने बड़ी जंग अच्छी लड़ी और जीती। तो बच्चा कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है, जेफरी सैच भी कह रहा है, वो डेली टेलीग्राफ भी कह रहा है, दुनिया भर के अखबारात और चैनल कह रहे हैं। तो जिस आदमी की मुल्क से वफादारी ही मशकूक है, जी सर, जिसका ज़ाती दोस्त है मोदी, वो ये लोग जो ये मुल्क की क़यादत करेंगे, ये लोग कब तक इन्हें कबूल करें, कब तक इन्हें बर्दाश्त करेंगे? लोगों को एक वक्त आएगा, देखिए चिंगारी अचानक भड़कती है और फिर हर चीज़ का सफाया हो जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। हम अपने अगले मौजू पर चलते हैं। और अगला मौजू हमारा ये है कि मरीम नवाज साहब ने कहा है कि अच्छा एक बात रह गई सर, शाह महमूद तो 9 मई को कराची में थे, बिल्कुल, उनके लिए बीमार थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद बाहर खड़ी थी, अंदर गई नहीं। जी सर, मेरा ख्याल है उनके केस में महमूद रशीद के भी यही है और जस्टिस एजाज चौधरी साहब का भी यही किस्सा है। जी सर, भाई मुकदमे झूठे, 200 मुकदमे कभी किसी वजीर आजम पे बने हैं, और ये क्या केस है जी अपना अलकादर यूनिवर्सिटी वाला? जी सर, ओ भाई वो डायरेक्टर को 1 रुपया नहीं मिल सकता, वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो वहाँ किसी तरह की कोई मराहत नहीं ले सकता। वो यूनिवर्सिटी बनी है जहाँ बच्चे मुफ्त पढ़ते थे, उन पैसों से एक दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी और शहबाज शरीफ, ये तो ग्रामर के लिहाज से गलत है यार। बिल्कुल ठीक है सर।
सर मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि हम 9 मई वाले नहीं 10 मई और 28 मई वाले हैं। भाई वो आप अपना क्लिप चलाएं मेहरबानी करके, जिसमें वो जब मरियम नवाज तकरीर करती थी मोहतरमा, जी तो जिसके पीछे जो ये जो दहशतगर्दी वर्दी है इसके पीछे वर्दी है वो कहती थी, जी सर, और कैरेक्टर असैसिनेशन करती थी पाकिस्तान आर्मी की। इमरान खान तो नाराज़ ज़रूर हुआ इस्टेब्लिशमेंट से, और उसको हक था नाराज़ होने का, जी सर, मगर उसने साथ हमेशा ये कहा ये मेरी फौज है, ये मेरा मुल्क है। जी सर, देखिए वो जैसे ही इंडिया ने हमला किया वो डट के खड़ा हो गया, उसने कहा मोदी तुम पछताओगे, बिल्कुल जो भी उसके अल्फाज थे। नवाज शरीफ साहब को तो 7 दिन ऐसी चुप लगी कि मेरे दोस्त के साथ मेरे मुल्क की जंग हो गई है। 7 दिन बोले नहीं, और फिर बोली तो उसमें बुखारी बोली जंग सारी उसने डिज़ाइन की थी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो उसने डिज़ाइन की, फौजने ने की थी। वो कहा करते थे ये राह का एजेंट है। राह का एजेंट तो नवाज शरीफ नहीं था, मोदी का दोस्त था, ये सही है। जी सर, मुसलमानों के कातिल मोदी का दोस्त है। राह का एजेंट जो होता है वो कोई 10, 20, 50 हज़ार 1 लाख रुपए उसको मिलते होंगे। जी सर, तो वो नवाज शरीफ को इसकी तो ज़रूरत नहीं है। जी सर। सर ये वो मरीम नवाज साहब के लिए मेरे बच्चों, एक बात मैं और आपको समझा दूं, आज ये जो आप आवाज उठा रहे हो ना पापा जॉन्स के खिलाफ और पिज्जा वालों के खिलाफ, वो इसलिए है नवाज शरीफ को समझ आ रही है कि मेरी आवाम को सब समझ आ रही है। और अगर एक 3 दफा ये उन्होंने नवाज शरीफ एक थरोली करप्ट आदमी है। जी सर, जरदारी करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, सारी दुनिया जानती है। आप बताइए वो जो किताब लिखी गई, अगर कहें तो मैं मोबाइल में से निकाल के आपको बताते कि अमेरिकी नॉन लीडर ने किताब लिखी है जी सर, कि 400 मिलियन डॉलर के इसने पैसे कमाए। वो कितनी किताबों में लिखा है, उसको एक मॉडल के तौर पे पढ़ाया जाता है दुनिया में करप्शन के। जी सर, हाँ जी, दुनिया के करप्ट जरदारी को पढ़ाया जाता है। सारी दुनिया ने करप्ट कर दिया, हज़ारों मजमून लिखे गए हैं। वह क्लिक सेल वो क्या है, वो अपना वो जो किताब है मशहूर, उसमें लिखा गया है। और ये तो कि इस्टेब्लिश फैक्ट है। अब देखिए ना, अब ठन गई इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की, वो उसके नतीजे में इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, और जो कुछ हुआ वो सब तारीख का हिस्सा, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। इनको आर्जी तौर पर थोड़ा सा मौका मिला है। वो फैज़ का शेर है कि भूले थे मुस्कुरा तो दिए थे वो फैज़ आज, मत पूछ वलवले दिल ना करता कार के। ओ तो अपनी जान छोड़ो, अल्लाह के बंदो माफ़ी मांगो, जाओ इस मुल्क की जान छोड़ो। तुम्हारा वतन बरतानिया है, अमेरिका है कहीं। बरतानिया अमेरिका में भी वैसे सुख से नहीं रह सकते। हारून साहब आप थोड़ा सा आपको ये अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मैंने 4 क्लिप आपको सुनानी है। सुनाए तो आपकी नहीं समातों को भी ठीक है, तारीख का हिस्सा है। नहीं, लेकिन पहले सर ये अभी लेटेस्ट एक बयान दिया है आज़म बुखारी साहब ने, 2 बयानात। एक उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज साहब 48 घंटे जागी हैं, वो उन्होंने क्या कहा है, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहा है, फिर उन्होंने पहले क्या कहा था और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। ये सीक्वेंस में मैं आपको सुना देता हूँ। पहले ये ज़रा ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे कि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया, और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूंके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूंके। अच्छा, ये उनका पहला बयान था। अब आप ज़रा सुनिए मरीम साहबा के हवाले से उन्होंने क्या कहा। कि मियां नवाज शरीफ खामोश हैं। उसके बाद मियां साहब एक कौमी सलामती की मीटिंग में शरीक हुए, और अब मियां साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने पाक अफवाज को राज तहसीन पेश किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस ट्वीट में भी मियां साहब ने भारत का नाम नहीं लिया। मियां साहब भारत का नाम क्यों नहीं लिया? बेटे आटा गूंदे हिल्दी क्यों है आप लोगों का, तो वो हाल है। तो गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जिया कार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहें फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है
वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था, और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। तो ये जो बेचारे पहले जो है वो जो कुछ करते रहे, अभी तक सीज फायर चल रहा है मेरी तरफ से। और मैंने अच्छा, अब मैं सर एक और आपको सुनाना चाहता हूँ। सुना है। पहले अज़मा बुखारी साहब ने पहले मियाँ साहब के बारे में क्या कहा था, शहबाज शरीफ साहब के एंड में आते हैं, उन्होंने क्या कहा है? अभी तो हुदैबिया पेपर मिल पे बात करेंगे, इत्तेफाक फाउंड्री पे बात होनी है। अभी तो IJI कैसे बनी थी उस पर बात करेंगे। उसामा बिन लादेन के साथी कौन थे और उनको कैसे फाइनेंस करते रहे, तो किस किस के साथ ताल्लुक था, ये तमाम बातें जो है अभी हम करेंगे। और उन्होंने तो एक सोच की बात की है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि खुदारा अपने इदारों को मत लड़ाएं और अब पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमें तकलीफ यह है कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है, नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। तो इसकी ये यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और इदारों को नुकसान किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। इनकी चीखें भी जल्दी निकल गई, इनको अपनी चीखें भी संभाल के रखनी चाहिए, बहुत आने वाला वक्त बाकी है। ये जब वो पीपल्स पार्टी में थी। अच्छा, एक क्लिप क्योंकि मेरे दूसरे मोबाइल में वो मैंने बता दिया कि मरियम साहबा 48 घंटे जागती रही हैं ये जंग के दौरान। किस लिए 48 घंटे जागते वो रहे? कह रहे हैं ड्रोन जंग से, ओहो, ड्रोन्स को गिराने का काम कौन कर रहा था? वो फौज कर रही थी, वो फिजाइया कर रही थी, या इसके भी एक एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी का भी होता है, वो कर रहे थे। मैं आपका एक वाक्य सुना। सर ये बहुत सीरियस गुफ्तगू हो जाती है, रोज़ इन्हीं मौजूदात पर बात करनी पड़ती है। सरगोदा में 65 में तैयारे आ रहे थे जी सर, और एक तोपची जो है उससे कहा गया, जो कोई बड़े आला उहदे का आदमी नहीं था, बस वो तोपची था जो निचले रैंक पे होता, उसको कहा भाई ख्याल रखना। उसको वार्निंग दी गई, तैयारे हमारे हैं जो वापस आ रहे हैं, इंडिया के नहीं हैं। तोपची ने क्या किया, गोला दागा और तैयारा गिरा दिया। जब वो गिरा तो वो इंडियन तैयारा था। दे वेंट टू हिम, उन्होंने कहा हवालदार साहब, ये जो आर्मी का होता है ना, उसका भी एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसका आदमी था। कहा हवालदार साहब आपको कैसे पता चला इंडियन तैयारा है? उसने पंजाबी में कहा साहब आवाज़ साढ़े जहाज दी नहीं सी। ओ भाई, ये जो आदमी मैदान जंग में होता है वो लड़ता है। उधर जंग यरमूक में जनाब उमर फारूक आजम नहीं लड़ रहे थे। बेशक उन्होंने फैसला किया कि फलां कमांडर होगा, ना वो फस्ताद में लड़ रहे थे, ना वो अपना ईरान में लड़ रहे थे। जो लोकल कमांडर होता था उसको ये ज़रूर बता दिया जाता था कि आपने फ़लाँ उसूलों की पैरवी करनी है। इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा था, अगर कोई गड़बड़ करता था उसको तंबीह की जाती थी। कमांडरों को तो शायद कभी ऐसा वाक़या हुआ होगा। तो ये 48 घंटे क्यों जागती रही? अगर खौफ से जागती रही हैं या कोई ईंटें मार मार के गिराती रही हैं अपना ड्रोन तैयारे, हैं जी, और कहाँ वो अपना तो अपने घर में होंगी या दफ्तर में होंगी, तो वहाँ उस जंग में उनका क्या हो सकता है? बात यह है, कैसी बदकिस्मती यार, 57 साल होने को आए जर्नलिज्म में, मरियम नवाज की बातों पे तबसरा करना पड़ता है। कैसी बदकिस्मती है यार। लेकिन मैं चलें आप मरीम साहबा पे तबसरा ना करें, मैं शहबाज शरीफ साहब का आपको सुना देता हूँ। जो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि सब कुछ डिज़ाइन मियां नवाज शरीफ ने किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं? इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मरीम से टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से एयर मार्शल जहीर बाबर ने ये मुझे बताया करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मौकों पे कि प्राइम मिनिस्टर हमने ये इंटरवेंशन की है, ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ये हमने साइबर की हमने कैपेबिलिटी हासिल करके बताया करते थे। और मैं यकीनन उसको अप्रिशिएट करता था, लेकिन उसका अमली मुजाहरा जो इन्होंने 9 और 10 को जो किया है, मैं समझता हूं कि ये यकीनन ये सपा सलार और ये मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। तो इन्होंने तो झूठा करार दे दिया है नहीं, उज़मा बुखारी को। उन्होंने उज़मा बुखारी की तरदीद कर दी और मरियम नवाज की भी तरदीद कर दी। और नवाज शरीफ साहब की पलन, एक आदमी जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई तजुर्बा नहीं,
ये तो वो कर सकता है जैसे इमरान खान ने किया था कि भाई मुकाबला करो, मगर इन्होंने तो नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब तो खामोश रहे क्योंकि मोदी इनका दोस्त है। जी सर। तो ये तो एक मुसीबत में फंसे हुए थे कि मेरे मुल्क की मेरे दोस्त के साथ जंग। पाकिस्तान उनका वतन नहीं है, पाकिस्तान उनके लिए चरागाह है। बिल्कुल ठीक है सर। कुछ इंटरनेशनल भी चीज़ें हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उनको हम ज़रा कल डिस्कस कर लें, या ठीक मुख्तसर है। आप अगर बात करना चाहें। नहीं करना जो चाहें तो कर लें। ट्रंप का जो दौरा सऊदी अरब है वो कितना कामयाब रहा? वो क्या जी, वो दौरा है, वो तो अपना सरमायाकारी के लिए वहाँ गया था। उससे पहले उसने अपने बेटे को भेजा, सारी तफसीलात उन्होंने तय कर ली थी। वो 1000 अरब डॉलर की उनसे मांग रहा था इन्वेस्टमेंट। 600 अरब डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, 140 बिलियन डॉलर का असला ख़रीद लिया। वो असला जिसकी वो मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते, वो पाकिस्तानी फ़ौजियों को करनी पड़ती है। ब्लैक मेलर के सामने आप जितना झुकते हैं, जनाब रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वैलुल लिल अरब, जब आखिरी ज़माना आएगा तो अरबों के लिए बर्बादी है। और वो बर्बादी हो चुकी है। वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी तस्लीम करना चाहते हैं। अमेरिका की नज़र पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे है, और वो तो पाकिस्तानी कौम को भी उसकी इजाज़त नहीं देगी। तो 500 मिलियन डॉलर का तैयारा कतर ने उसकी खिदमत में पेश किया है। ये अरबों की हालत है। हालांकि कतर को निस्बतन समझा जाता है कि उसमें कोई खुददारी है, और वो भी ऐसा अल्लाह का बंदा है, अजीब व गरीब मखलूक है। कहता है वो मैं अपना रिटायरमेंट के बाद इसको इस्तेमाल करूँगा। वो खड़ा रहेगा? खड़ी तो अपनी सुजुकी कार नहीं रह सकती। जी सर। रिटायरमेंट के बाद क्या इस्तेमाल करेगा? वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है कि अमरीकी सदर जो है वो एक अरब मुल्क से तोहफा ज़ाहिर है ब्लैक मेलिंग है, और क्या है। बिल्कुल सही है। चलें सर, आज हमने दिन भर के जो अहम मौज़ूआत थे और जो डेवलपमेंट्स थी उन पे हमने बात की है। कल नए मौज़ूआत के साथ नाज़रीन के सामने हाज़िर होंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।